हेलो बच्चों, नाम तो सुना ही होगा और फिर आ गए हम पार्ट सेकंड लेकर, जो चैप्टर थर्ड का था। जैसा कि हमने वादा किया है सिलेबस पूरा करवाने का और पूरा के पूरा खून चूसने का, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आप मेरे क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे होंगे, तो मैं लेती आती हूँ साथ में ताकि आपकी थोड़ी पढ़ाई भी हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हम L2 चैप्टर 3 का, जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, जो हमने पहले भी देखा था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये जनन तंत्र वगैरह सारे, निषेचन, फर्टिलाइजेशन जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी, उसके बाद हमें कैसे मदर फीड करवाती है उसके बारे में भी देखना है और काफ़ी कुछ पढ़ना है। और आज का जो चैप्टर फ्लो है हमारा वो कुछ ऐसा है कि हमें पढ़ना है शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना पढ़नी है। अभी क्या है ये आपको याद आ रहा होगा पिछले लेक्चर में, नहीं तो पहले पिछला लेक्चर देख कर आइए क्योंकि वहीं से ये आई है शुक्र जनन नलिका। उसके बाद हमें अंतराली कोशिकाएं यानी लीडिंग कोशिकाएं क्या होती है और उनका कार्य क्या होता है ये पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सहायक अंग क्या है, मीन्स नर जनन तंत्र जो हमने पढ़ा था उसके हेल्पिंग ऑर्गन्स कौन कौन से, इसके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में हम सहायक ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां इस काम में उसकी हेल्प करती है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना। तो ये देखिए, हमने लास्ट जो किया था टेस्टिस किया था, और टेस्टिस का जब हमने कट किया था तो कट में आपको बताया था कि उसके कोष्ठक में बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं। आपको पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो वहां पे उन नलिकाओं को मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टीएस दिखाएंगे, मीन्स इसकी आंतरिक संरचना देखेंगे, और वही हम देखने वाले हैं। तो वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं होती है जिसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम आपके लिए बना देती हूँ, वैसे हम इसका अभी कट बनाने वाले हैं। तो क्या है ये देखिए, ये वृषण देखा था हमने, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो धुंधला धुंधला सा, ठीक है। उसमें हमने कोष्ठक बनाए थे, ये कोष्ठ थे, जो कहा था आपको आंतरिक झिल्ली जो होती है वो कोष्ठ में विभाजित हो जाती है। इन कोष्ठ में कुछ शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। ऐसी नलिकाएं बताई थी आपको जो बहुत कुंडलित होती है, सभी कोष्ठों में 1 से 3 होती है, ठीक है। और कोष्ठ कितने होते हैं, 250 से 300, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं की आज हम आंतरिक संरचना पढ़ने वाले हैं। तो जब शुक्रजन नलिका को टीएस किया जाता है, मतलब इस नलिका को जब हम इसका काटेंगे, टीएस करेंगे, इस नलिका को इस तरह से, जैसे ये नलिका है इसको इस तरह से करके काटेंगे तो उसका टीएस हमको देखना है। अभी पहले हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे, उसके बाद मैं आपको ड्रॉ करके भी बताऊंगी कि कैसी दिखती है। तो पहले देख लेते हैं, इसमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। 2 तो इसकी भित्ति में होती है और जो तीसरी तरह की कोशिकाएं वो थोड़ी सी बाहर होती है। देखेंगे कहाँ होती है। सबसे पहले है शुक्राणु जनन कोशिकाएं, जिसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं और जर्म सेल्स भी कहा जाता है। दूसरी होती है सर्टोली कोशिकाएं। तीसरी होती है अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। कई बुक्स में एन की बिंदी लगी हुई है तो घबराइए नहीं, लीडिंग भी होता है, लीडिंग भी होता है, ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारी स्लाइड जो हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखी है, ये एक परमानेंट स्लाइड है। अब परमानेंट स्लाइड क्या होती है? परमानेंट स्लाइड होती है कि हर रोज हम किसी का टेस्टिस काट के तो देखेंगे नहीं, तो क्या किया जाता है, कुछ एनिमल्स, जैसे जनरली हम मैमल्स हैं तो हमें जो टेस्टिस हमें दिखाए जाते हैं लैब में वो रैबिट के दिखाए जाते हैं, क्योंकि रैबिट भी एक मैमल है। जो आप स्टडी करेंगे आफ्टर 12th बीएससी में, तो जितनी भी आप बोन्स वगैरह देखेंगे वो जनरली रैबिट की, और जो टेस्टिस है, ओवरी है, वो सब रैबिट की दिखाई जाती है, क्योंकि वो भी एक मैमल है। तो हमारी और उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चरली सेम होता है, ठीक है। तो ये है वो स्लाइड जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, आप जानते हैं ना माइक्रोस्कोप है हमारे पास, तो उस माइक्रोस्कोप में हमने ये स्लाइड देखी है। ये परमानेंट स्लाइड है रैबिट के टेस्टिस की। तो आपको दिख रहा है कि ये टेस्टिस की, और ये जो गोल गोल नलिकाएं आपको दिख रही है, ये है हमारी वो शुक्र जनन नलिकाएं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो है ये, ठीक है। ये सारी यहाँ पे एक छोटी सी और दिख रही होगी। अब इसमें क्या होता है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमने देखी। एक तो स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे मिलेगी आपको इस रेंज में,
सबसे पहली जो भित्ति होती है या परत होती है, लेयर, उसमें स्पर्मेटोगोनिया मिलेगा यानी जर्म सेल्स मिलेगी, और दूसरी प्रकार की सर्टोली सेल्स मिलेगी। इसमें क्लियरली विजिबल नहीं है। इसमें जब आप यहाँ से केंद्र की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो आपको ये ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सब स्पर्म है। जब हम इस तरफ जाते हैं, मीन्स परिधि से केंद्र की तरफ जाते हैं, तो स्पर्म बनते हैं। यहाँ पे आपको मैच्योर स्पर्म मिलेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे स्पर्म बनने की प्रक्रिया चल रही है। इस इधर से इधर की तरफ धीरे धीरे वृद्धि होती है, फिर वही डिवीजन होता है, अभी देखेंगे कैसे बनते हैं, और बीच में जो होंगे वो मैच्योर स्पर्म्स होते हैं। अब इसको बनाएंगे भी। तो एक तो हो गई स्पर्मेटोगोन यानी जर्म सेल्स, दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। अब आपको यहाँ बीच में कोई स्पेस दिख रहा होगा, जैसे ये नलिका और बना देती हूँ, ठीक है, ये बीच में आपको कुछ स्पेस दिख रहा है। ये स्पेस के अंदर भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। अभी बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ये सिर्फ एक स्लाइड है, आपको दिखाने के लिए लेके आए थे हम, ठीक है। चलिए, तो शुक्राणु जनन कोशिकाएं, यह नर जननी कोशिकाएं होती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण करती है, ठीक है, ये बता दी, यहाँ पे होंगी। इस जगह पे दूसरी टाइप की और सेल्स होती है। क्या काम होता है इनका? स्पर्म बनाना। मैंने आपको कहा इधर से इधर जाते हैं तो स्पर्म बनते हैं, लेकिन सभी सेल्स स्पर्म नहीं बनाती, कुछ एक्स्ट्रा सेल भी होती है इन शुक्र जनन कोशिकाओं के अलावा, यानी स्पर्मेटोगोनिया के अलावा, वो होती है सर्टोली सेल्स। सर्टोली कोशिकाएं यह पिरामिड आकार की कोशिकाएं हैं जो बनते हुए नर युग्मक कोशिका को पोषण प्रदान करती है। वही मैंने आपको कहा, कोई जनन करना खेल नहीं है, रिप्रोडक्शन करना। कुछ भी प्रक्रिया हमारी बॉडी में होती है उसमें एनर्जी लगती है, और उस एनर्जी के लिए उसके पास सोर्स होना चाहिए, उसके पास पोषण होना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्पर्म बनने की क्रिया है, यानी शुक्राणु बनने की क्रिया है, वो उसको पोषण कौन प्रदान कर रहा है? सर्टोली कोशिकाएं प्रदान कर रही है, ठीक है। जब तक वो भ्रूण नहीं बन जाता, मतलब मादा के शरीर में भी उसे पोषण चाहिएगा, वहां तक पहुंचना है उसे, तब तक उसकी एनर्जी चाहिए। और आपको पता है कि जो मनुष्य का स्पर्म है वो कैसा है? चल है, मतलब मोटाइल है। तो गमन करना है उसे, गति करनी है, तो गति करने के लिए क्या चाहिएगा? एनर्जी। तो ये सारा उसके अंदर पहले से ही भर दिया जाता है पोषण, और जब वो वृद्धि कर रहा होता है तब भी उसे पोषण दिया जाता है। तीसरी टाइप की सेल्स जो मैंने आपसे कहा कि ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम बोलते हैं अंतरा कोशिकीय स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं, या उनका एक दूसरा नाम भी है जिसे लीडिंग कोशिका कहते हैं, ठीक है। वृषण की पाली में शुक्र जनन नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश, समझ में आ गया? ये जो पिंक पिंक डार्क डार्क दिख रहा है ना, अच्छा ये पिंक क्यों है? होली खेली है क्या इसने? नहीं, स्टेनिंग है। स्टेनिंग के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में कि स्टेनिंग क्या होती है। जब हमने वो देखे थे, वॉलवॉक्स देखा था और जेम्यूल्स देखे थे, उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया था, और प्रैक्टिकल वीडियो तो आपने देखा ही होगा जहाँ पे हमने प्लांट और एनिमल स्टेन के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो क्या है? स्टेनिंग है, यानी अभिरंजक है, ताकि हमें अच्छे से दिखे। अगर ये एक ही कलर का होता तो हमें ये शुक्रजनन भी एक जैसा, नलिका भी एक जैसे दिखती, स्पेस भी एक जैसा दिखता। अब देखिए कहीं वाइट दिख रहा है, कहीं पर्पल दिख रहा है, तो वो फर्क पड़ जाता है। वैसे ये क्रिस्टलाइन ब्लू है, सेफ्रेनिन नहीं है, आप रेड मत समझना इसे, क्रिस्टलाइन ब्लू। इसके बारे में भी मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है, जब हमने जेम्यूल देखे थे तब मैंने आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातों में इसके बारे में बताया था, चाहे तो देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो ये होती है इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, और इसमें कहीं छोटी छोटी रक्त कोशिकाएं या वाहिकाएं, रक्त यानी ब्लड वेसल्स होती है, वह लीडिंग कोशिकाएं भी होती है। सिर्फ लीडिंग कोशिकाएं नहीं है, इसमें ब्लड भी, क्योंकि वही ब्लड से ही एनर्जी आनी है। एनर्जी आएगी कहाँ से? पोषक तत्व कहाँ से आएंगे? ब्लड से। तो सब जगह, हमारे पूरे शरीर में सब जगह ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड कोशिकाएं या वाहिकाएं हैं वहां पे, इन्हें अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। बात खत्म हो गई। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है? हमें शुक्रजनन नलिकाएं बनानी है। जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, मैं 3 बना देती हूँ यहाँ पे, ये एक रही,
ये एक रही, ये एक रही और ये एक रही। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको स्लाइड को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो ये है एक एक हमारी क्या, शुक्र जनन नलिकाएं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से 2 तरह की कोशिकाएं इसकी भित्ति पे मिलती हैं। तो इसकी भित्ति मतलब इसकी इंटरनल आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, टीएस लिया है, क्या लिया है हमने, टीएस। क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम बोर्ड में कुछ नहीं मिलता तो शुक्र जनन नलिकाओं का आंतरिक संरचना के बारे में दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है। एक फिर आएगा स्त्री में, जो स्त्री अंडाणु या अंडाशय की या उसके जो अंगों की संरचना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शुक्र जनन नलिकाएं। इसकी आंतरिक भित्ति पर ये रही आंतरिक भित्ति, इस पर 2 तरह की सेल्स होती है। पहली जो मैं अब ग्रीन कलर से बना रही हूं, ठीक है, ये हो गई है हमारी कौन सी, जनन कोशिकाएं या शुक्र जनन कोशिकाएं। शुक्र जनन सेल्स, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जर्म सेल्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बीच बीच में कहीं कहीं पे एक और तरह की कोशिकाएं होती है, जिसे पिरामिड शेप की होती है। ये ऐसे शेप की, मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा पिरामिड बना रही हूं क्योंकि हमें आपको अच्छी तरह से समझाना है। ये देखिए, ये जो सर्टोली सेल्स होती है ना, ये पिरामिड शेप की होती है, ऐसे ट्राइंगल शेप की। ठीक है, ट्राइंगल समझ लो, पिरामिड, पिरामिड समझते हो ना, ट्राइंगल को ही पिरामिड, इस तरह की। ये है हमारी सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब इनके बीच में जो स्पेस है वहां पे क्या होता है, बहुत सारी या तो ब्लड सेल्स होंगी, सॉरी ब्लड वाहिकाएं होंगी। तो ये ब्लड वाहिकाएं बना दी, रक्त वाहिकाएं ये वाली, और साथ में कुछ अन्य कोशिकाओं के गुच्छे भी मिलेंगे, जैसे ये एक ब्लड गुच्छा, फिर ये एक गुच्छा, फिर यहाँ पे भी हो सकता है एक गुच्छा, यहाँ पे भी हो सकता है। ये कोशिकाओं के गुच्छे हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये है हमारी अंतराली कोशिकाएं। ये स्पेस क्या हो गया, ये स्पेस जो है वो कैसा है, अंतराली स्थान या रिक्त स्थान या स्पेस, जो भी आप बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला पूरा, ये जो खाली खाली जगह है जो हमें वहां पे पर्पल पर्पल दिख रहा था, ये रक्त कोशिकाएं, और ये है हमारी अंतराली कोशिकाएं, अंतराली सेल्स, जिसे और क्या हम कह रहे हैं, लीडिंग सेल्स। ठीक है, दोनों ही नाम इसी के हैं, कंफ्यूज ना हुए। तो ये आपका क्या है, ये पूरा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो ये पूरा यहाँ पे द्रव्य बना दो। इसको बनाने का तरीका क्या है, मस्त पता है आपको, जब आप प्रैक्टिकल फाइल में बनाओगे। ये पूरी पूरी कोशिकाएं बना दो और फिर इरेजर लो, इरेजर नाम लिखने से पहले, है ना, ऐसे ऐसे पूरा पूरा कर दो, जैसा बुक में बना होता है ना, वैसा बनाना चाहते हो। यहाँ से इरेजर से सीधा मिटाओ, यहाँ से इरेजर से सीधा मिटाओ, यहाँ से इरेजर से सीधा मिटाओ, तो बुक जैसा लगेगा, जैसे वो स्लाइड लग रही थी ना, एकदम फिक्स बाउंड्री, ऐसे मैं किया करती थी। ठीक है, परफेक्शन लाने के लिए। अब ये जो है, ये तो बाहर की बात हो गई। अंदर क्या होता है, जैसे जैसे ये बढ़ती है, अभी हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे जब शुक्र जनन पढ़ेंगे, तो ये कोशिकाएं जो हैं, ये जो जर्म सेल्स है, यही आगे जाके क्या बनाएंगी, वृद्धि करेंगी और हमारा स्पर्म बनाएंगी। तो बीच में हमें क्या मिलते हैं, बीच में हमें क्या मिलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म, जो भी आप बोलें, तो ये क्या होंगे, शुक्राणु।
ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसको डिटेलिंग करनी होगी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ानी होगी, ठीक है, थोड़े धीरे धीरे यहाँ पे 1-2 स्पर्म बनाने होंगे, है ना, ऐसे। तो वो सारी कोशिकाओं में ज़्यादा नहीं बनाए शुक्रजनन नलिका, 1-2 बनाए ताकि बनाने में इजी रहे। तो ये है हमारा शुक्रजनन नलिकाओं का आंतरिक संरचना। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट है अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं। इसको मैंने जैसे बोला कई बुक में लेडिंग भी लिखा हुआ है कहीं, इसलिए मैं दोनों शब्द लिख ताकि आप कंफ्यूज हो, ये लेडिंग क्या है लीडिंग क्या है, एक ही है, ठीक है। अंतराली कोशिकाएं के क्या कार्य होते हैं वो देखिए। तो अंतराली कोशिकाएं जो होती हैं वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका आपको नाम पता है, जिसको मेल हार्मोन भी कहते हैं, वो है टेस्टोस्टेरोन। और उसका टाइप क्या है, वो एक टाइप का एंड्रोजन हार्मोन है। जितने भी मेल फीमेल में ये हार्मोन्स होते हैं वो एंड्रोजन टाइप के होते हैं। तो कहीं आपको एंड्रोजन मिलता है तो आप कंफ्यूज मत हो, एंड्रोजन का एक प्रकार टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। यह एक एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रवण करती है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह एक नर लैंगिक हार्मोन है, मीन्स मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। क्या काम आता है अभी देखेंगे इसका काम भी। दूसरा, अंतराली कोशिकाओं की कुछ कोशिकाएं प्रतिरक्षा का भी काम करती है, मीन्स इम्यूनोलॉजिकल होती है, मीन्स उनको क्या करवाती है कि अगर कोई डिजीज हो रही है जिससे स्पर्म पे इफेक्ट पड़ रहा है, आप बीमार हैं, फीवर आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ गया है जिससे स्पर्म प्रोडक्शन में कोई इफेक्ट हो रहा है, तो उनसे लड़ती भी है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट काम है। उसके बाद आती है हमारी सर्टोली सेल्स। अंतराली कोशिकाओं का काम देख लिया, टेस्टोस्टेरोन। सर्टोली सेल्स, एक तो आपने देखा कि ये बनते हुए नर को या शुक्राणु जो है या बनते हुए जननिक कोशिकाएं जो हैं उनको क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपको बुक में नहीं मिलेगा वो है इनहिबिन हार्मोन का स्त्रवण करती है। ये इनहिबिन हार्मोन क्या है, तो आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा 10th में, मीन्स नियंत्रण पढ़ा होगा, और आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो हार्मोन से चलती है, ठीक है। और हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ज्यादा डिटेल में नहीं, आपके लेवल पे जाके मैं इसको आपको समझा रही हूँ, वैसे तो बहुत डिटेल में है। ये क्या करता है कि अगर शुक्राणु बनने की क्रिया, आपने देखा कि शुक्रजनन नलिकाएं क्या बनाती हैं, शुक्राणु बनाती है। अगर शुक्राणु बनते ही रहे तो क्या होगा, ठीक है। शुक्राणु का बॉडी से बाहर निकलना भी जरूरी है, ठीक है। साथ में हर चीज की एक लिमिट होती है, क्योंकि शुक्राणु बनना मैंने आपको बोला बहुत ऊर्जा का काम है, बहुत एनर्जी लगती है शुक्राणु बनने की क्रिया में। तो शरीर के हिसाब से उसे मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। हर शरीर की क्रिया मेंटेन होती है। सांस भी आप जल्दी जल्दी लेते जाए, बार बार लेते जाए तो नहीं, कभी रिलैक्स भी सांस होती है, कभी तेज भी होती है। तो इनका कंट्रोल किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा। और उसमें भी आपने पढ़ा है पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है, जो हाइपोथैलेमस है, वो सारी ग्रंथियों को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो ये भी एक तरह की ग्रंथि है। जब आप ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब आप पढ़ते हैं इसको, है ना, टेस्टिस को, कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो इसका भी क्या होना जरूरी है, मेंटेनेंस होना जरूरी है। तो ये जो इनहिबिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है भाई, ये कि जब एक्सेसिव शुक्र जनन होना है, मतलब स्पर्म बहुत बन रहे हो, अगर आप मेल और फीमेल को कंपेयर करेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि मेल में स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, फीमेल में तो 1 मंथ में 1 बार एग बनता है, लेकिन स्पर्म तो रोज प्रोड्यूस होते हैं। तो उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मतलब प्रोडक्शन होता ही जाए ऐसा नहीं है, ठीक है, टाइम पे होना चाहिए। तो उसको मेंटेन करने का काम जो है वो इनहिबिन करता है। एक हार्मोन होता है FSH, कभी आपने सुना हो तो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ही शुक्र जनन को प्रोत्साहित करता है। तो ये जो इनहिबिन हार्मोन है ये इसको कंट्रोल करता है। इस हार्मोन को जब जरूरत होती है तो हार्मोन को डिप्रेस कर देता है ताकि ज्यादा शुक्राणु प्रोड्यूस नहीं हो। जब शुक्राणु कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसको बढ़ा देता है ताकि शुक्राणु प्रोडक्शन ज्यादा हो। ये छोटे तौर पे था, डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। ये सिर्फ इस तावण को समझने के लिए, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में आता है कि सर्टोली सेल्स कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है, फिर आप बोलेंगे मैम आपने तो बताया ही नहीं, इसलिए बता दिया, ठीक है। चलिए अब है सहायक अंग।
सहायक अंग क्या थे? तो आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने कहा था कि वृषण यानी टेस्टिस ही हमारा मेन प्राइमरी ऑर्गन है मेल में। बाकी जितने भी है, शुक्राशय है, जो वासा डिफरेंसिया है, शुक्र वाहिकाएं हैं, उसके बाद अधिवृषण है, एपिडिडाइमिस है, ये सब सहायक अंग है। ये हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो उन सहायक अंगों को हमें पढ़ना है कि वो क्या है। और साथ में मैंने आपसे लास्ट में एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फ्रंट व्यू में बताऊंगी इसका, अगर आपको साइड व्यू नहीं समझ में आ रहा तो वो अब हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है अधिवृषण, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस। क्या था एपिडिडाइमिस? तो ये वृषण था, टेस्टिस था। इसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक कॉइलिंग संरचना होती है, जो कहाँ से आती है? जो इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया यानी कि शुक्र वाहिकाएं जो होती है वो मिलके क्या बनाती है? एपिडिडाइमिस, कुंडलित संरचना बनाती है, वो होता है एपिडिडाइमिस। शुक्र वाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण के पश्च सतह पर, पश्च सतह मतलब ये वृषण की पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती है। यहाँ पे होती है, आपको बताया था ये कहाँ जाके खुल जाती है? वहां, और फिर वो अधिवृषण और कॉइल होके एक गुच्छा सा बना लेता है। अधिवृषण पतली लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है। ठीक है, यह परिपक्व शुक्राणुओं को परिपक्व प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि जो शुक्राणु मिच्योर धीरे धीरे होते हैं, एक साथ नहीं होते, तो परिपक्व शुक्राणु को और मिच्योर बनाती है, प्लस उसको मेंटेन करती है, पोषण भी देती है जहां उसको जरूरत होती है। वैसे पोषण का काम सर्टोली कोशिकाएं होती है, तो ये जो शुक्राणु बन रहे हैं उनको मिच्योर करती है। एक साथ शुक्राणु मिच्योर नहीं होते, अंदर से मिच्योर होकर नहीं निकलते, धीरे धीरे मिच्योर होते हैं। अधिवृषण में, फिर शुक्रवाहक में यानी वासा डिफरेंस में, उसके बाद धीरे धीरे। तो यहाँ पे परिपक्वन का काम कर रही है। नेक्स्ट है शुक्रवाहक नलिकाएं। ये क्या थी? मैंने आपको बताया था, अभी इसका बड़ा वाला डायग्राम बनाएंगे हम। ये तो हो गया वृषण, ये हो गया हमारा अधिवृषण। अधिवृषण से एक नलिका निकल रही थी। ठीक है, वो ये नलिका जो थी वो क्या थी? शुक्रवाहक नलिका, जिसे हमने क्या कहा था? वासा डिफरेंस या वास डिफरेंस। ठीक है, ये हमने लास्ट देखा था जब वृषण का टीएस देखा था। अधिवृषण पिछले बाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उधर तक जाकर मूत्राशय से ऊपर एक लूप बना लेती है। बताया था आपको कि वो क्या करती है? आगे जाके जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके पीछे से घूम के आती है। अब एक बार और देखेंगे उसको। नेक्स्ट है रसखलन नलिका यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट। ये भी हमने बनाई थी वृषण के साथ। उदर गुहा में शुक्राशय से निकली एक नलिका, शुक्राशय मीन्स सेमिनल वेसाइकल या स्पर्म सैक जिसे कहते हैं। शुक्रवाहक, वो शुक्रवाहक नलिका और शुक्राशय, दो शुक्राशय बनाए थे आपको, मैंने कहा था ऐसे लगे रहते हैं। उसकी नलिका और शुक्रवाहक की नलिका यानी वास डिफरेंस की नलिका एक साथ खुलती है, और ये दोनों मिलकर पहले तो शुक्राशय की नलिका क्या बनाएगी? रसखलन नलिका बनाती है, जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, और इसमें वो वाली भी मिली होती है, शुक्रवाहक की नलिकाएं भी मिली होती हैं। तो ये दोनों मिलकर कहाँ खुल जाती है? जो मूत्र नलिका में खुलती है, जहां से मूत्र विसर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिशन, जिसको हम क्या कहते हैं? पेनिस। ठीक है, क्या है पेनिस? यह बाह्य जनेंद्रिय है, मतलब बाहर का अंग है। ठीक है, देखा था हमने। मूत्र नलिका शिशन के रास्ते बाहर खुलती है, और मूत्र के साथ साथ उसमें क्या होते हैं? शुक्राणु भी, मतलब उसी से शुक्राणु निकलते हैं, यानी कि वीर्य निकलता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? सीमन निकलता है, और उसी रास्ते से क्या निकलता है? मूत्र। दोनों एक साथ नहीं निकलते, अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, मूत्र नलिका वीर्य व मूत्र दोनों का परिवहन करती है। ठीक है, वीर्य में सीमन, ठीक है, और मूत्र आपको पता ही है यूरिन। चलिए, तो अब इसका एक रफ डायग्राम मैं आपको फ्रंट से बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, मूत्राशय जिसे कह रहे हैं। पहली बात चुके थी शुक्र वाहक नलिकाएं, जो कहां से आ रही थी? अधिवृषण आपने देख लिया, अधिवृषण आपको बता दिया कि ये जो थे, यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये वृषण। ठीक है, इससे क्या कॉइलिंग हुई और क्या बने? अधिवृषण, एपिडिडाइमिस,
ये अधिवृषण से एक शुक्रवाहक नलिका निकली। अब ये पीछे से जा रही है। हमने पहले कहाँ से बनाया था उसको, पहले आपको ध्यान हो तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर बनाया था और यहाँ से निकाला था, है ना। अब हम कहाँ से देख रहे हैं, ये यहाँ से निकाला था। अब हम इसका फ्रंट व्यू यानी ये इस वाली साइड से देख रहे हैं, ठीक है, पीछे वाला पार्ट देख रहे हैं, ताकि आपको शुक्राशय जो हमने यहाँ बनाए थे वो अच्छे से दिख पाए। चलिए, एपिडिडाइमिस, अब ये थोड़ा सा रफ बनाया है मैंने। यहाँ से क्या निकली हुई है हमारी, एक एक नलिका ही बना रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अभी ये लीजिए, इसको डबल कर देते हैं। चलिए, ये पीछे चली गई, वहां से घूम के आएगी, ठीक है। तो ये हमारी है शुक्रवाहक नलिका, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वासा डिफरेंस, ठीक है। ये शुक्रवाहक नलिका मूत्राशय से पीछे होकर, जो लाइन आपने देखी, शुक्रवाहिकाएं वृषण से निकलकर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण बनाती है। अधिवृषण बहुत पतली संरचना है, ये हमने देख लिया। उसके बाद ये शुक्रवाहक नलिकाएं, जिसको अभी मैंने बनाया है, अधिवृषण से पिछले भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उधर तक जाकर क्या करती है, मूत्राशय से ऊपर एक लूप बनाती है, ठीक है। ये वाली लाइन देखिए, लूप बता दिया। फिर रसकलन नलिका की बात आई है, तो शुक्राशय से निकली एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है और ये दोनों मिलकर क्या रसकलन नलिका बनाती है, जो मूत्र नलिका से खुलती है। अब इसको बना लेते हैं। ये देखिए, ये हो गई शुक्रवाहक नलिका, ये घूम के आ रही है, ठीक है। अब ये घूम के आ रही है तो मैं इसको ऐसे बना रही हूं, ऐसे। यहां पे भी एक वृषण होगा। अब मैं थोड़ा रफ बना रही हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये भी ऐसे जाएगी और ये भी ऐसे पीछे से घूम के आएगी। ये शुक्रवाहक नलिका है। ये शुक्रवाहक नलिका किससे मिल जाती है, शुक्राशय की नलिका से मिल जाती है, यानी कि सेमिनल वेसिकल से, स्पर्म सैक से मिलती है। तो ये बना लेते हैं हम स्पर्म सैक, ठीक है, स्पर्म नहीं, स्पर्म सैक। यहां से मिल जाएगी ये इससे, और स्पर्म से दो नलिकाएं निकलेगी अलग अलग, क्योंकि हमारे पास एक जोड़ी स्पर्म है। इसको थोड़ा सा मिला देते हैं ताकि आपको मिलती दिखे। ये यहाँ से मिल गई है, मतलब शुक्राशय में जाकर मिल गई है। ये क्या हो गए हैं, ये शुक्राशय, ठीक है, सेमिनल वेसिकल। अब ये सेमिनल वेसिकल नीचे दोनों मिल गए, तो ये जो नली बनी है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रसकलन नलिका। उस वाले डायग्राम में हमने साइड से देखी थी, अब पीछे से देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये दो शुक्राशय, ये शुक्रवाहक नलिका। अब यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लैंड होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, चलो ग्लैंड छोड़ो अभी, ये हो गई। ये सीधी क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर की नलिका। यूरिनरी ब्लैडर कौन सा है हमारा, ब्लैक है, इसको हम बना देते हैं रेड से। ये यूरिनरी ब्लैडर से नलिका निकली और ये भी इससे मिल गई, ठीक है, ये दोनों मिल गई। अब ये एक नलिका बन गई है जो आगे की तरफ जा रही है। इस नलिका को क्या बोल रहे हैं हम, मूत्र नलिका या यूरेथ्रा। और ये कहाँ जाएगी, ये हमारे पेनिस के अंदर जाएगी। ये देखिए, ये जो ओपनिंग है इसे क्या बोलते हैं, इसे मूत्र छिद्र, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूरेथ्रल मीटियस, ठीक है। ये छिद्र है, यहाँ से ही स्पर्म निकलेंगे, यहाँ से ही मूत्र विसर्जन होगा, क्योंकि ये मिक्स हो जाती है। जब मूत्र निकलता है तो मूत्र निकलता है, बाकी जब इजैकुलेशन होता है यानी सीमन निकलता है तो सीमन वाला प्रोसेस होता है। ये हमारे पेनिस हो गए, ठीक है, पेनिस यानी शिशन। इस वाले को हमने क्या बोला था, शिशन मुंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, ग्लांस, पेनिस ग्लांस, ठीक है। और ये जो स्किन होती है येलो कलर की, ये जो फोल्ड होता है इस पे सॉफ्ट स्किन का, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर स्किन या अग्र शल्क, ठीक है, ये पहले देख चुके थे।
यहाँ तक की बात समझ में आई, ये मिल गए और ये बन गया। ठीक है, अब कुछ ग्लैंड्स देखी थी हमने, उन ग्लैंड्स को देख लेते हैं। सहायक ग्रंथियां, तो सबसे पहले शुक्राशय जो अभी हम बना चुके हैं ग्रीन कलर का, यह एक कोश संरचना है, यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे होते हैं। ठीक है, देखिए आपने डायग्राम में, ये देखिए ये मूत्राशय है हमारा ब्लैक जो था ट्रायंगल शेप, इसके पीछे है ये शुक्राशय, ये एक जोड़ी है मतलब दो है। प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ शुक्राशय क्या काम करता है, शुक्राशय जो है वो वीर्य का 60% भाग बनाता है, और साथ में इसमें जो वीर्य मीन सीमन जो है, जो स्पर्म लेकर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पर्म अकेले नहीं होते, वो किसमें होते हैं, सीमन के अंदर, वीर्य के होते हैं। तो वीर्य के अंदर का जो भाग है वो ये ग्रंथियां बना रही है। तो सबसे पहले तो 60% भाग जो सीमन का है, जो प्लाज्मा है, और एक चीज क्या होती है, फ्रक्टोज। ये बुक में नहीं है, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, वही छोटी छोटी मगर मोटी बातें। 60% भाग, और उसमें मेनली फ्रक्टोज होते हैं, कुछ पोषक एंजाइम दूसरे भी होते हैं वही, क्योंकि इसे क्या करना है, शुक्राणु को जिंदा रखना है जब तक वो मादा तक पहुंच नहीं जाए, उसे गमन करवाना है। ठीक है, उसके बाद होती है प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि। ठीक है, यह एक सघन ग्रंथि है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर, मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर, ये मूत्र नलिका, यहाँ तो रसकलन नलिका है, जब दोनों मिलती है मतलब यूरिनरी मूत्र नलिका और रसकलन नलिका मिलती है उसके बाद, तो यहाँ पे कहीं ये जो ब्लू कलर की अब मैं ट्राइंगल शेप बना रही हूँ, ठीक है, ये क्या है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। आई बात समझ में, ठीक है। इसका क्या काम है, इसका काम ये है, ये क्या बनाती है, 20 से 25% भाग किसका, वीर्य का यानी सीमन का, और ये कैल्शियम फॉस्फेट ऐसे पोषक तत्वों को इसके अंदर डालती है। साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि ये कुछ ऐसे एंजाइम का सिक्रीशन करती है जो शुक्राणुओं की गति को कम कर देते हैं। ठीक है, गति कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं गति कम, क्योंकि भाई उसको बहुत दूर जाना है, सारी एनर्जी, अभी लंबी रेस का घोड़ा सुना है, लंबी रेस का घोड़ा क्या करता है, पहले धीरे धीरे दौड़ता है, जब फिनिशिंग लाइन के पास होता है तो अपनी स्पीड बढ़ाता है। तो ये जब तक नर में होते हैं शुक्राणु, तो उनकी गति को क्या करके रखता है, कम करके, क्या कि सारी एनर्जी यहीं वेस्ट नहीं कर दे, आगे बहुत एनर्जी का काम है, जब रिप्रोडक्शन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, तो नर की गति को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है बल्बोयूरिथ्रिल ग्रंथि। ये क्या है, जैसे काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका स्त्रवण शिशन में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेशन के कार्य करता है। क्या लुब्रिकेशन, कि वहां का जो स्पर्म है उनको जब मूत्र मार्ग से वो नीचे आ रहे हैं तो उनको लुब्रिकेशन मतलब स्नेहक मतलब स्टिकी बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, ताकि शुक्राणु जो है आसानी से क्या कर सके, बाहर निकल सके, या अंदर भी है तो गति आसानी से कर सके। साथ ही जब कॉपुलेशन हो यानी इंटरकोर्स हो यानी कि मैथुन होगा, तब भी ये क्या करेंगे, ये बल्बोयूरिथ्रल क्या करता है, एक स्नेहक मतलब लुब्रिकेशन देता है ताकि मैथुन की क्रिया जो है वो आसानी से हो सके। चलिए बल्बोयूरिथ्रल बना ले। ये देखिए, ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड और उसी के नीचे यहाँ पे ये एक जोड़ी क्या होती है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड होती है, ये वाली ग्रीन वाली। ठीक है, और यहां से पेन स्टार्ट हो ही गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अब आपको। चलिए, इसका कार्य समझ में आ गया, लुब्रिकेशन का काम है, ये चित्र समझ में आ गया। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन, जो मैंने कहा था कि हम आगे देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है, यह नर हार्मोन है जो अंतराली कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये बता चुकी हूं मैं आपको कि अंतराली कोशिकाओं में जो लीडिंग सेल्स होती है उनसे क्या स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ये क्या करता है, नर जननांगों के विकास व शुक्राणु के परिपक्वन में सहायता देता है। एक तो नर जननांगों मीन्स आपको जो किशोरावस्था के लक्षण बताए थे, दाढ़ी मूछें आना है ना, प्राइवेट पार्ट्स पे बाल आना, हाइट बढ़ना, शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाना, क्योंकि पुरुषों में शुक्राणु का बनना किशोरावस्था में ही शुरू होता है। अभी जब स्त्रियों का नर जननांग पढ़ेंगे तो आपको एक स्पेशलिटी बताएंगे कि उनमें भ्रूणी अवस्था से जो है वो एग
बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है किशोरावस्था से शुरू होते हैं। ठीक है, एग बनना मतलब एग रिलीजन नहीं, रिलीज अलग प्रक्रिया है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल से चालू होती है, अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है शुक्राणु का बनना और परिपक्वन होना और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जननांगों में वृद्धि जो है, वो सारी क्रियाएं कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन करता है। ठीक है, शुक्राणु को बनाने तक की प्रक्रिया जो मैंने आपको बोला था, कोऑर्डिनेशन जो करना है हार्मोन से। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब मैम ने आज क्या कर दी? चंटा चंटी कर दी, मतलब चालाकी कर दी। रोज आप लास्ट में क्वेश्चन देते हो, भाग जाते हो, इसीलिए आज मैं क्वेश्चन जो है वो इसके साथ ही लेके आई हूँ। तो आपको आंसर देना है, इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। शुक्र जनन नलिका की संख्या एक कोष्ठ में, कौन से एक कोष्ठ? तो ये वापस से फिर से वर्षन बना लेती हूँ। इसमें ये कोष्ठ थे आंतरिक संरचना से, उसमें क्या थी? शुक्र जनन नलिकाएं। तो ये पूछ रहा है कि इस एक कोष्ठ में, ये एक एक कोष्ठ में शुक्र जनन नलिकाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, क्या कितनी हो सकती है? कोष्ठ तो आपको बताए ही थे कितने होते हैं, 250 से 300। अब उसमें शुक्र जनन नलिकाएं कितनी है वो बताना है। 5, 1 से 3, 4 से 8 या 2। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और जो L10 था उसके लिए बच्चे कह रहे थे क्योंकि वो चैप्टर ख़त्म हो गया, तो L10 जो था लास्ट चैप्टर 2, उसका जो सही आंसर है वो है अनार। क्यों अनार? क्योंकि अनार के जो हम खाते हैं वो बीज चोल होते हैं, मतलब बीज के ऊपर जो पार्ट होता है वो खाते हैं। अगर हम अनिषेक फलन करवाएंगे तो अनिषेक फलन में तो बीज ही नहीं बनता, बीज नहीं बनेगा तो खाओगे क्या? अनार, खाली अनार। इसीलिए अनार जो है वो अनिषेक फलन के लिए नहीं बना है, कभी बनाना भी मत। ठीक है, कोई ट्राई नहीं करना ऐसा करना। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर 2 है वो समाप्त होता है और आप HW मिल ही गया होगा और क्वेश्चन के आंसर देते रहे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। मिलते हैं कहानी के अगले सेक्टर में, क्योंकि कहानी अभी अधूरी